यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये जो केस लॉ है, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है और इस केस लॉ से जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी एज़ फार एज़ टेक्निकलिटीज़ ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट इज़ कंसर्न्ड। तो देखिए, इसमें इस केस लॉ में जो है कार्लिल करके एक मैम, एक लेडी होती है और ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सॉरी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये कार्बोलिक करके जो है एक कंपनी होती है और इनका एक प्रोडक्ट होता है स्मोक बॉल नाम का। इनका एक प्रोडक्ट होता है स्मोक बॉल नाम का। तो ये एक्चुअली जो है केस लॉ वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये टीच करूँगा तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह देखिए मैंने कहा कि ये जो है एक कंपनी होती है कार्बोलिक, एक कंपनी होती है कार्बोलिक और इनका एक प्रोडक्ट होता है, एक मेडिसिन होती है स्मोक बॉल और ये इनका जो है चैलेंज होता है कि जो भी पर्सन उनका मतलब ये बिल्कुल एक जनरल ये बोलेंगे जनरल ऑफर जिसको बोलेंगे। तो इन लोगों का जो है एक जनरल ऑफर होता है कि जो भी हमारा ये प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा वगैरह जो है नहीं होगा करके, जो ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी है वो उसको नहीं होगी करके, इस तरह ये कार्बोलिक कंपनी का ये चैलेंज वगैरह होता है। और फिर उसके बाद एक उनकी कस्टमर होती है कार्लिल, ये जो है उनकी कस्टमर होती है जिनका नाम होता है कार्लिल। तो ये कार्लिल कार्लिल मैडम जो है ये इनका मेडिसिन वगैरह जो है परचेज़ करती हैं और ऑब्वियसली परचेज़ करने के लिए जो है वो अमाउंट वगैरह जो भी इसका अमाउंट वगैरह होता है वो देती है ऑब्वियसली। और ये मेडिसिन वगैरह जो है लेने के बाद ये जो है यूज़ करती हैं। ये कार्डिल मैडम जो है ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करती हैं और बराबर इनके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, जिस तरह मेडिसिन यूज़ करना है उसको बराबर फ़ॉलो करते हुए ये कार्डिल मैडम जो है इस मेडिसिन को यूज़ करती हैं। बट स्टिल ये मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करने के बाद जो है इनको इन्फ्लुएंज़ा जो है हो जाता है। ये कार्लिल मैडम को जो है इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। फिर ये कार्लिल मैडम जो है ये कार्बोलिक कंपनी के स्मोक बॉल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है केस कर देती हैं कि देखिए मैंने इनका ये प्रोडक्ट यूज़ किया और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद एक्चुअली इन लोगों ने जो है रिवॉर्ड रखा था, रिवॉर्ड ये जो है 100 यूरो का, 100 यूरो का जो है ये रिवॉर्ड रखते हैं कि जिसको भी इन्फ्लुएंजा होगा हम उसको ये रिवॉर्ड वगैरह देंगे करके। और इस कंपनी ने जो है अप्रोक्सीमेटली शायद 1000 यूरो, 1000 यूरो जो है बैंक में भी शायद उन्होंने डिपॉजिट किए होते हैं। एक मतलब क्या बोलेंगे श्योरिटी या फिर ये भरपाई वाली अमाउंट वगैरह के तौर पर उन्होंने बैंक में वगैरह जो है जमा किए होते हैं। तो फिर ये कार्लिल मैडम का ये केस वगैरह करने के बाद जो है कार्बोलिक कंपनी की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि हमने तो आपके साथ कोई एग्रीमेंट जो है किया ही नहीं है करके। हमने तो आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है, तो फिर आपको हम जो है ये अमाउंट क्यों दें करके। तो इस तरह का मतलब इतनी बड़ी कंपनी का इतना थर्ड क्लास जस्टिफिकेशन देखकर जो है मतलब खैर जो भी है। बट बाद में जो है फैसला ये होता है कि आपका जो ये एडवर्टाइजमेंट था ये एक जनरल ऑफर है एंड इट इज़ अ वैलिड ऑफर एंड मैम ने जो एक्सेप्टेंस वगैरह जो आपकी परचेज मेडिसिन वगैरह की है और मेडिसिन वगैरह जो है यूज़ किया है, इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हेंस इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कंप्लीटली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैम जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करती हैं और चूंकि इनका इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है, यानी मेडिसिन लेने के बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा हुआ है, हेंस कार्लिन मैडम जो है इस रिवॉर्ड के लिए कंप्लीटली क्या बोलेंगे उसको, उनको ये रिवॉर्ड वगैरह जो है मिलना चाहिए करके इस तरह से यहाँ पर डिसीजन वगैरह होता है। एज सिंपल एज दैट ये केस लॉ वगैरह है। तो इस केस लॉ के रिगार्डिंग जो है देखिए जनरल जो ये होता है ऑफर वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग हमें सीखने को मिलता है कि जनरल ऑफर वगैरह में जो है कोई ऐसा आकर नहीं बोल सकता कि हमने तो आपसे आका ये ऑफर वगैरह जो है हमने आपको दिया ही नहीं था। जब आपका ऑफर ही जनरल है तो कोई भी आपका
ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता है, आपके क इंस्ट्रक्शंस को, आपकी कंडीशंस को फुलफ़िल करके अगर आप फ़ेल होते हैं, तो वो रिवॉर्ड वगैरह क्लेम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि ये एक लैंडमार्क केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग, और एज़ फार एज़ इसके की पॉइंट्स वगैरह हैं, देखिए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है मतलब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बोल सकते हैं। और फिर इसमें ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस वगैरह की जहाँ तक बात है, फिर एडवर्टाइज़मेंट एज़ एन ऑफ़र, एज़ एन ऑफ़र, तो ये एडवर्टाइज़मेंट वगैरह जो इस कंपनी ने दिया था, वही जो है इस कंपनी का ऑफ़र है। और रिलेवेंट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, अब भले ही देखिए ये जो है केस लॉ फॉरेन कंट्री का केस लॉ है, इट्स नॉट एन इंडियन केस लॉ, बट स्टिल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी ये जस्टिफाई बिल्कुल होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन वगैरह होने के बाद एज फार एज फैक्ट्स ऑफ द केसेस, देखिए केस लॉ वगैरह लिखने के लिए, केस लॉ वगैरह जब आपको पूछा जाता है, आपको उसमें क्या-क्या लिखना है, आप ये भी जो है ज़रा देखते रहिए। सबसे पहले जो है फैक्ट्स वगैरह जो है उसमें क्या-क्या थे, उस केस के फैक्ट्स वगैरह क्या-क्या हैं, ये आपको जो है मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली मेंशन वगैरह किया। और Carbolic Smoke Ball Company advertises a €100 reward for users who contract influenza after using their product। जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रोडक्ट, वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करने के बाद भी अगर किसको इन्फ्लुएंजा होता है, तो फिर उनको जो है €100 का रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। ये जो है उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था। फिर उसके बाद क्लेम्ड सिंसियरिटी बाय डिपॉजिटिंग €1000 इन अ बैंक, के उन्होंने जो है अपने ऑफर की सिंसियरिटी वगैरह जो है दिखाने के लिए ये €1000 का अमाउंट, जैसा मैंने कहा कि वो बैंक में जो है डिपॉजिट वगैरह भी कर देते हैं। फिर उसके बाद मिसेस कार्लिल यूज देयर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा एंड सूड फॉर द रिवॉर्ड। उन्होंने जो है इनका जो प्रोडक्ट होता है वो यूज़ भी कर लिया, और फिर उन्हें जो है इन्फ्लुएंज़ा हो भी गया। इन्फ्लुएंज़ा होने के बाद उन्होंने जो है ये रिवॉर्ड वगैरह जो है पाने के लिए उन्होंने केस वगैरह जो है डाल दिया। ये जो है इस केस के फैक्ट्स वगैरह हो गए। उम्मीद है कि आपको फैक्ट्स वगैरह किसको बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ के क्या-क्या क्लेम्स वगैरह हैं, कोर्ट में मामला जाने तक क्या-क्या स्टोरी वगैरह हुई है, उसको बोलते हैं फैक्ट्स। वो सभी चीज़ें आपको पॉइंट्स की शक्ल में जो है वन बाय वन बयान करना है। उसके बाद इश्यूज़, अब देखिए किसी भी केस में जो है इश्यूज़ वगैरह सबसे पहले हेल्ड होते हैं, डिसाइड होते हैं कि भाई बात अगर होगी तो किस बारे में बात होगी। बात जो है केस में जब होती है, जो आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है, वो हवा में वगैरह नहीं होती, हवा में बातें वगैरह नहीं होती। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी वाले जो है ये बात जो है टॉपिक पर करना चाहिए, और मिसेस कार्ली जो है वो भी टॉपिक टू द पॉइंट वगैरह बात करना चाहिए। आड़े मतलब ऊट-पटांग बातें वगैरह यहाँ पर नहीं हो सकती कि नहीं आपको तो मेडिसिन बनाना ही नहीं आता, आपको मेडिसिन बनाने का लाइसेंस वगैरह किसने दिया वगैरह करके। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी भी केस में जो है इश्यूज़ वगैरह जो है यहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो इसमें क्या-क्या इश्यू थे? सबसे पहले वाज़ द एडवर्टाइज़मेंट अ वैलिड ऑफर? जो एडवर्टाइज़मेंट था वो एक वैलिड ऑफर था या नहीं था? सबसे पहले इस पर आर्गुमेंट वगैरह होना था, डिस्कशन वगैरह होना था। फिर उसके बाद डिड यूजिंग द स्मोक बॉल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस? तो मिसेस कार्लिन ने जो यूज़ किया स्मोक बॉल, तो वो जो है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस वगैरह बनता है क्या उससे? उसको एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते अंडर द लॉ? ये जो है सेकंड इश्यू था। फिर तीसरा इश्यू, वाज़ देयर सफिशिएंट कंसिडरेशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या मिसेस कार्लिन ने जो है सफिशिएंट कंसिडरेशन वगैरह प्रोवाइड किया था क्या? टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इज़ इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ये इसके 3 इश्यूज़ वगैरह थे। तो अब देखिए, सबसे पहले हो गया फैक्ट्स जो हमने बताया, फैक्ट्स के बाद हो गए इश्यूज़। इश्यूज़ इस केस में क्या-क्या थे? अब जो है इसमें जजमेंट क्या आया? अब जो है इसमें जजमेंट वगैरह क्या आया? तो देखिए, कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल। फैसला किसके हक में आया? मिसेस कार्लिल के हक में आया, मिसेस कार्लिल के फेवर में। तो उस कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एडवर्टाइजमेंट डीम्ड अ वैलिड पब्लिक ऑफर। एडवर्टाइजमेंट क्या था? एक वैलिड पब्लिक ऑफर था। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, जो एक परफॉर्मेंस वगैरह मतलब जो कंपनी के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे, जो कंपनी का चैलेंज था, उसके ऊपर एक्ट करना, वही जो है उसके ऊपर परफॉर्म करना, वही जो है क्या था?
एक्सेप्टेंस वगैरह था, इस तरह जो है कोर्ट ने जजमेंट वगैरह दिया। मिसेस कार्लिस यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो है यही जो है इनका एक्सेप्टेंस था। फिर उसके बाद एज़ फार एज़ कंसिडरेशन इज़ कंसर्न्ड, उनका ये भी बोलना था कि क्या मतलब मिसेस कार्लिल ने जो है बराबर कंसिडरेशन वगैरह थोड़ी ही दिया था इसके रिगार्डिंग। कंपनी ने तो जो है कंसिडरेशन के तौर पर मेडिसिन वगैरह दे दी थी, बट मिसेस कार्लिल ने जो है इतना बड़ा अवार्ड पाने के लिए थोड़े ही कुछ कंसिडरेशन वगैरह दिया था। तो उनका जो एफर्ट था, एफर्ट इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यही जो है मिसेस कार्लिल का सफिशिएंट कंसिडरेशन है। तो इस तरह का जो है कोर्ट ने जजमेंट वगैरह दिया था, इस तरह जजमेंट वगैरह हुआ था। अब ये फॉरेन केस लॉ है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये फॉरेन केस लॉ भले ही है, तो इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो है क्या इसका रिलेशन है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये भी आपको जो है मेंशन करना होता है जब आपको केस वगैरह पूछा जाता है। तो देखिए, एज फार एज एप्लीकेशन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कंसर्न, सेक्शंस वगैरह आप इतने एटलीस्ट ये जो ऑफर का डेफिनेशन होता है ये सेक्शन किस में है, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन किस में है, ये वगैरह तो जो है आप अच्छी तरह याद करके जाइए ताकि आप ये सब चीज़ें वगैरह जो है लिख सकें। तो यहाँ पर सेक्शंस वगैरह दिए गए हैं कि ऑफर की डेफिनेशन जो है 2A में दी गई है और एक्सेप्टेंस वगैरह की डेफिनेशन जो है 2B में दी गई है वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद ये कंसिडरेशन वगैरह 2D में, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह इसके बारे में है। और सेक्शन 10 जो है ये वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कब वैलिड होगा, उसके एसेंशियल्स वगैरह दिए गए हैं। तो देखिए, अब जहाँ तक सेक्शन 2 ऑफर की जहाँ तक बात है, तो ऑफर मेड बाय कार्बोलिक कंपनी टू द पब्लिक, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो दिया हुआ था वही जो है इस कंपनी के जरिए प्रोवाइड किया गया ऑफर था। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, इन इंडियन लॉ अ क्लियर एडवर्टाइजमेंट विद स्पेसिफिक टर्म्स कैन बी अ वैलिड ऑफर। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी एक क्लियर एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर किसी ने दिया है तो वो भी जो है एक वैलिड ऑफर होगा। तो इस तरह ऑफर के रिगार्डिंग सबसे पहले बताया गया। फिर उसके बाद एज फार एज एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द एडवर्टाइजमेंट, जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था उसके जो भी कंडीशंस वगैरह थे उसको परफॉर्म करना, एक यही जो है एक वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह है करके यहाँ पर बताया गया है। और जहाँ तक इंडियन लॉ के रिगार्डिंग है, इंडियन लॉ अलाइंस परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस एज एक्सेप्टेंस, सेम वही बात। अब जहाँ तक देखिए कंसिडरेशंस वगैरह की बात है, जैसा कि जजमेंट में वगैरह भी ये बात आ चुकी है कि मिसेस कार्लिल ने जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी फॉलो किए हैं और जो एडवर्टाइजमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने फॉलो किए हैं, तो ये सभी फॉलो करना ही जो है ये उनका एक कंसिडरेशन वगैरह था। ये सभी को फॉलो करना ही जो है ये इनका मिसेस कार्लिल का कंसिडरेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, एक्शन एज पर ऑफर टर्म्स कैन अमाउंट एज कंसिडरेशन, जो आप एक्शन वगैरह जो है करते हैं, एक्शन एज पर ऑफर टर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग आप जो एक्शन वगैरह करते हैं उस पर आप उसको परफॉर्म करते हैं, तो यही जो है आपका कंसिडरेशन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी माना जाता है। एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न, ऑफर कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक वाया एडवर्टाइजमेंट, ये जो है एक वैलिड कम्युनिकेशन वगैरह माना जाता है। और इंडियन लॉ की जहाँ तक बात है, एड्स प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड्स इन क्लियर टर्म्स आर वैलिड ऑफर्स, ऑब्वियसली। तो ये हो गया कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, ये इशू के फॉर्म में भी ये बात आई हुई थी। ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन फुलफिल लॉफुल क्राइटेरिया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के एक बेसिक एसेंशियल्स वगैरह जिसको हम बोलेंगे कि ये जो है फुलफिल करते हैं लॉफुल क्राइटेरिया को। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जहाँ तक बात है, रिक्वायर्स लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसेंट सिमिलर टू कार्लिल, तो कार्लिल मैम ने जो है जिस तरह किया वही सब चीज़ें वगैरह जो है ऑब्जेक्ट भी और कंसेंट वगैरह भी, ये सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को जस्टिफाई करते हैं। तो इस तरह जो है आपको एक केस लॉ वगैरह जब आता है, पूछा जाता है, भले ही आप एग्जैक्टली हर एक ईच एंड एवरी चीज़ के सेक्शंस वगैरह आप ना लिखें, लेकिन ये आपका केस लॉ वगैरह में जो है क्या हेल्ड हुआ था और वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह जस्टिफाई वगैरह होता है,
ये जो है आपको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद इसके बारे में भी सेम सिमिलर चीज़ें वगैरह जिन केस लॉज़ वगैरह में हुई थी, वो भी आपको 1-2 केस लॉज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन करना होता है। जिस तरह यहाँ पर एक केस लॉ है, हरभजन लाल वर्सेस हर हरचरण लाल। इसमें ये हेल्ड हुआ था, फैसला ये आया था कि रिवार्ड ऑफर्स टू द पब्लिक कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस। ये जो है पब्लिक को जो भी एक ऑफ़र वगैरह दिया जाता है, अगर पब्लिक परफॉर्मेंस वगैरह उसके ऊपर करती है, उसको परफॉर्म करती है, तो ऑब्वियसली वो जो है रिवॉर्ड वगैरह उसके बेसिस पे जो है डिमांड किया जा सकता है। अगर वो चैलेंज या फिर जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बयान की जा रही हैं, मेंशन की जा रही हैं, वो अगर फुलफ़िल होती हैं तो। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में ये कहा गया है कि नीड फॉर नॉलेज ऑफ द ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, नीड फॉर नॉलेज ऑफ द ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में क्या होता है, तो देखिए ये दुर्गा प्रसाद करके एक पर्सन होता है। ये जो है एक मार्केट वगैरह बनाता है। क्या बनाता है, एक मार्केट वगैरह जो है बनाता है। और बलदेव जो है ये इस मार्केट में जो है अपनी दुकान वगैरह लगाता है। और वो ये बोलता है कि ये जो है दुर्गा प्रसाद को सो एंड सो कमीशन वगैरह देगा इसके हर एक का प्रोडक्ट पे। और दुर्गा प्रसाद जो है इसको एग्री कर देता है। बट दुर्गा प्रसाद का मामला ये होता है कि ये जो है इसने खुद से यहाँ पर ये मार्केट वगैरह जो है नहीं बनाया होता है, बल्कि कलेक्टर के बोलने पर कलेक्टर के बोलने पर जो है ये उसने पूरा मार्केट वगैरह यहाँ पर बनाया होता है। और इसका खुद का एक्सपेंस वगैरह भी ये नहीं होता है। तो फिर बाद में ये मामला जो है कोर्ट में पहुँचता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दुर्गा प्रसाद जो है ये लायबल ही नहीं था इस कमीशन वगैरह जो है पाने के लिए। तो फिर ऑब्वियसली जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है तो दुर्गा प्रसाद जो है ये केस हार जाता है और बलदेव जो है ये केस जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम्पल में जो है दुर्गा प्रसाद का कोई लेना-देना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दुर्गा प्रसाद ने जो बनाया था ये कलेक्टर के बोलने पर जो है बनाया था। यहाँ पर ये जस्ट एक थर्ड पार्टी वगैरह इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद हाजी हसन। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है पब्लिक ऑफर्स बिकम बाइंडिंग विद स्पेसिफिक कंडीशंस। वही सेम चीज़ पब्लिक ऑफर वगैरह होता है और उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह होते हैं और वो फुलफिल होने की वजह से जो है वो बाइंडिंग वगैरह हो जाता है, सिमिलर टू दिस केस लॉ। अब जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें इस केस लॉ से जो है हमें क्या सीखने को मिला। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब देखिए एस्टैब्लिशेस वैलिडिटी ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। वही यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है उसकी वैलिडिटी वो जो है एस्टैब्लिश करता है ये केस लॉ। और एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो एक्सेप्टेंस वगैरह होता है अलाइंस विद इंडियन लॉ, ये भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो है अलाइन होता है। और सपोर्ट्स कंसिडरेशन इन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसिडरेशन वगैरह की बात जहाँ तक बात है कि कंसिडरेशन वगैरह वही होता है जब ये कस्टमर्स वगैरह जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, वही जो है यहाँ पर कंडीशन वगैरह माना जाएगा। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन, कंक्लूजन में तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कार्लिल इन्फ्लुएंसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस इन इंडियन लॉ। ये जो है पब्लिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह ये इसका इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है ये कार्लिल जो है उसको इन्फ्लुएंस वगैरह करता है इंडियन लॉ में जो एक्सेप्टेंस है और पब्लिक ऑफर्स वगैरह है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है रीअफर्म्स दैट क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑफर्स टू द पब्लिक कैन क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस अपॉन परफॉर्मेंस। तो देखिए ये जो केस लॉ वगैरह जो यहाँ पर बताया गया है इसके ज़रिए हमें ये पता चलता है जनरली कि अगर ये कोई भी अगर केस लॉ अगर ऐसा केस है जहाँ पर एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो है हो रहा है कि आप अगर ऐसा ऐसा करेंगे या फिर हमारा प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे
या फिर गारंटी वारंटी वगैरह जिस तरह की बातें वगैरह होती हैं, तो ये पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर जाती हैं तो ऑब्वियसली ये सभी जो है कंप्लीटली वैलिड वगैरह माना जाएगा।